रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट एक और इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है जो कि यूज़ किया जाता है हमारे रिलेशनल मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कंसिस्टेंट बनाने के लिए। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट एसेंशियली एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो दो रिलेशंस के बीच में जो आपस में उनका ताल्लुक है उसके हवाले से कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है हमें। इस रिलेशन को इस कंस्ट्रेंट को डिफाइन किया जाता है बिटवीन टू रिलेशंस और इसको यूज़ किया जाता है टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। डेटा अक्रॉस डिफरेंट रिलेशंस कंसिस्टेंट बनाना चाह रहे होते हैं जब हम, तो उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करता है by allowing us to set some boundaries as to what values are allowed and which values are not allowed. ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट बेसिकली अराइज करता है फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ कि आपके पास डिफरेंट एंटिटीज़ का आपस में जो ताल्लुक है, जो उनके पॉसिबल इंटरेक्शंस हैं, उनको जब आपने मैप किया तो आपने फॉरेन कीज़ यूज़ की। अब उन फॉरेन कीज़ के हवाले से ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंटिटी है वो पर्सन की, उस पर्सन के लिए आपने रिलेशन बना दिया, आपने डिफरेंट एट्रीब्यूट स्टोर कर दिए, फिर आपने पर्सन रोल्स बना दिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि लेट्स से पर्सन वन हैज़ अ सर्टेन रोल एज अ मैनेजर, पर्सन टू हैज़ another role, person 3 may have another role. अच्छा, person 1 can have multiple roles too, कि let's say person 1 is a manager as well as a coder, so he or she is probably a programming manager या IT manager। तो ये आपके पास डिफरेंट रोल्स आ जाते हैं जिनको आप एक्सप्लेन करें। फिर इसी तरह एक और रिलेशन आपके पास आ गया पर्सन वेकेशन का, कि अगर आप रिकॉर्ड ये करना चाह रहे हैं कि किस एम्प्लॉय ने कब डे ऑफ लिया था फॉर एनी ऑफ हिज फ्रॉम हिज अवेलेबल लीव्स, तो ये आपके पास पर्सन वेकेशन का एक रिलेशन है जिसमें आपने बता दिया कि जी एक लीव ली गई थी ऑन 2008 1 जनवरी, एक लीव ली गई थी 9 फरवरी ऑफ 2008। ये लीव किसने ली थी? एक एम्प्लॉय नंबर 2 था और एक एम्प्लॉय नंबर 3 था। अब एम्प्लॉय की नंबर 2 और 3 वाली ये जो कॉलम है, दिस इज एक्चुअली द फॉरेन की दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियसली। और इस फॉरेन की का डिटेल अगर आप जानना चाहें कि भाई ये पर्सन 2 हु इज दिस पर्सन, ये इस पर्सन का सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है, व्हेन वाज ही बोर्न, व्हाट इज हिज और हर एज, तो आप ओरिजिनल रिलेशन पे रेफर कर सकते हैं, पर्सन के रिलेशन पे। और पर्सन जिस टेबल में ये प्राइमरी की है, यहाँ की वाली ये वैल्यू 2, वहाँ पे आपको इसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस एम्प्लॉय का नाम क्या है, इसका एसएसएन नंबर क्या है एंड सो ऑन। तो ये आपके पास रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट का थोड़ा बैकग्राउंड आ जाता है। नाउ वी विल डिफाइन द कंस्ट्रेंट फॉर्मली। So if you are to define or give a formal definition of the referential integrity constraint, we would say कि आपके पास जो foreign key जिस रिलेशन में है, तो उसकी वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ये कंस्ट्रेंट बेसिकली उन वैल्यूज़ के हवाले से बता रहा है हमें कि या तो ये वो वैल्यूज़ हो सकती हैं जो रेफरेंस्ड रिलेशन, यानी कि जिस टेबल की प्राइमरी की लाई जा रही है एज अ फॉरेन की, तो प्राइमरी की के तौर पे जो वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं या तो वो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, या फिर एडिशनली एक एडिशनल वैल्यू पॉसिबल है विच इज़ नल। दिस इज़ हाउ फॉरेन की या कंस्ट्रेंट या रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट कैन बी डिफाइंड कि वैल्यूज़ ऑफ फॉरेन की will either be from the values of from where that column has been referenced as a primary key, or maybe otherwise the only optional allowed value is null। You have to remember कि entity integrity constraint में हमने ये देखा था कि जो primary key जिस कॉलम में होती है, entity integrity constraint was more focused towards primary key। तो जब किसी टेबल की कोई प्राइमरी की होती है तो हमने कहा था कि दिस प्राइमरी की इटसेल्फ अपने टेबल के अंदर नल नहीं हो सकती, नॉट नल। और यही प्राइमरी की जब कहीं और किसी और रिलेशन में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही होगी, तो अब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट आपको ये बता रहा है कि या तो इसकी वैल्यूज़ वही हो सकती हैं विच आर अकरिंग एज प्राइमरी की,
otherwise the only additional allowed value is null. So for example, अगर प्राइमरी की के टेबल में जिस टेबल में ये एज ए प्राइमरी की एक ही यूज़ हो रही है वहाँ पे वैल्यूज़ 1 2 3 और 4 एग्जिस्ट कर रही हैं. सो एज अ फॉरेन की यू कैन ओनली हैव 1 2 3 4 एंड द वैल्यू null, but you cannot have the value let's say 10. ये वैल्यू एग्जिस्ट चूंकि एज अ प्राइमरी की नहीं कर रही, इसलिए आप यहाँ पे एज अ फॉरेन की ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो इस वैल्यू को, इस चीज़ को आप फिर इन्फोर्स करना चाहेंगे कि ताकि फॉरेन की के तौर पे कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए कि जो प्राइमरी की के तौर पे एग्जिस्ट ही ना कर रही हो. सो दिस इज द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट. इफ वी आर टू लुक एट इट इन रिलेशनल मॉडल, जनरली इसको हम एरो कीज वगैरह के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि किसी एक रिलेशन में कोई एक की है वो फॉरेन की है, तो वो किस रिलेशन की प्राइमरी की के तौर पे कहाँ पे यूज़ हो रही है. फॉर एग्जांपल ये स्कीमा हमने पहले देखा था, इसमें हमने प्राइमरी कीज आइडेंटिफाई की थी. सो इफ़ वी लुक एट इट अ लिटिल डीपर, तो वी कैन आइडेंटिफाई कि जैसा ये सुपरवाइजर एसएसएन नंबर है, नाउ दिस इज एक्चुअली being referenced from the social security number of the same relation. So supervisor SSN is the foreign key और ये इसी अपने ही टेबल का प्राइमरी की से रिलेट कर रहा है. डिपार्टमेंट के टेबल के द डिपार्टमेंट नंबर इज़ द प्राइमरी की, और ये डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉई के टेबल में डी नंबर के तौर पे रेफरेंस की जा रही है फॉरेन की. ठीक है. सिमिलरली यही डिपार्टमेंट नंबर डिफरेंट अदर टेबल्स में एज फॉरेन की यूज़ हो रहा है. एंड एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट मे बी नोटेड इज के डिपार्टमेंट लोकेशन के टेबल में ये डिपार्टमेंट नंबर ऑल्दो यहाँ से रेफरेंस किया जा रहा है डिपार्टमेंट के रिलेशन से, बट आप देखेंगे इसको डिपार्टमेंट नंबर को अंडरलाइन कर दिया गया है. व्हाट इट मीन्स इज कि आपने इसको फॉरेन की तो पहले इंपोर्ट किया, लेकिन फिर आपने इसको प्राइमरी की का दर्जा दे दिया. सो आपने एक दोनों एट्रीब्यूट्स को कलेक्टिवली प्राइमरी की बना दिया, लोकेशन और डिपार्टमेंट नंबर के कॉम्बिनेशन को. सो दिस कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन यूनिक. नाउ यू मे रिमेंबर कि जब आप किसी को प्राइमरी की बनाते हैं तो एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, और एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर आपने एक जो मेन पॉइंट डिफाइन किया था कि इस वैल्यू कैन नॉट बी नल. एज कंपेयर जब आप फॉरेन की होती है तो फॉरेन की में आप ये कह रहे थे कि दिस वैल्यू कैन हैव द नल वैल्यू. सो दिस नाउ बिकम्स somewhat of a different kind of a scenario for learning, कि अगर आपके पास फॉरेन की आ गई तो आपने कहा था कि ये नल अलाउड हो सकता है, बट देन जब आपने उसको प्राइमरी की के तौर पे प्रमोट किया तो आपने कहना है कि नल मस्ट नॉट बी अलाउड. So which one of the constraints would supersede the other one? So what we see here is कि आपके पास ये जो प्राइमरी की का constraint है not null वाला, this is going to supersede कि वो वैल्यू null नहीं हो सकती. और उसके अलावा फॉरेन की वाला constraint to this extent ज़रूर maintain होगा कि the values in this attribute will only those values will be allowed जो एक्चुअल में डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रही होंगी. सो ये दोनों का एक हाइब्रिड फॉर्म बन जाएगी फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल. फिर आपके पास इस तरह वर्क्स ऑन के रिलेशन में देयर आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स जो कि फॉरेन की के तौर पे आ रहे हैं. ESSN इज द फॉरेन की जो कि एम्प्लॉय के रिलेशन से आ रहा है. P नंबर इज द फॉरेन की जो कि प्रोजेक्ट के रिलेशन से आ रहा है. एंड देन दोनों पे कलेक्टिवली हमने प्राइमरी की डिफाइन कर दी है. डिपेंडेंट के रिलेशन में एम्प्लॉय का SSN नंबर आ रहा है आपके पास एज अ प्राइमरी की, और डिपेंडेंट नेम दोनों को मिला के आपने प्राइमरी की डिफाइन किया. एंड ESSN नंबर एक्चुअली इज अ फॉरेन की एज वेल which is being imported from the employee relation.